नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आपके पूरे परिचय से। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मैं नामित श्रम विभाग के डीओसी बोर्ड में मेंबर हूं और मुझे प्रसन्नता है कि इतने माननीय पत्रकार लोग इकट्ठा होके एक पत्रकार लोगों की सुरक्षा के संबंध में एक समिति बनी है। इस कार्यक्रम को लेके मैं सबको मुबारकबाद और सबको बधाई देता हूं कि पत्रकार लोगों के लिए सुरक्षा समिति होनी चाहिए और एक कानून बनना चाहिए। लेकिन मैं सरकार के नाते, एक सरकार में सदस्य होने के नाते मैं ये भी कहूँगा कि पत्रकार लोगों को एक जो चौथा स्तंभ है, तो चौथा स्तंभ के रूप में ही स्थापित रहना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी मामले में एसआईटी गठित होती है, एसआईटी गठित होने के तुरंत बाद ही पत्रकार एसआईटी की जांच रिपोर्ट बताने लगते हैं, जिस पर मैं दुख प्रकट करता हूं। आप लोगों के सामने आप लोगों को बताना चाहता हूं, सीबीआई अगर उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है, किसी सीबीआई की जांच हो रही है, अगर मांग भी हो रही है सीबीआई की, तो सीबीआई क्या करने वाली है, सीबीआई की क्या जांच रिपोर्ट आएगी, उसको पहले ही मीडिया बताने लगती है। जैसे कि अभी हाथरस में जो हुआ, हाथरस मामले को मीडिया ने इतना बढ़ाया कि उसकी सच्चाई जानने के पहले ही कार्रवाई करनी पड़ी वहां के प्रशासन को कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। उसमें सबसे पहली प्राथमिकता होती है सरकार की कि एक भी गुनाहगार बचे ना, और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है कि एक भी बेकसूर दोषी और दंडित न किया जाए। लेकिन इस तरह विरोधी दल के राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आकर धरना प्रदर्शन देते हैं, जांच रिपोर्टों को, जांचों को प्रभावित करते हैं, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को डिस्टर्ब करते हैं, सरकार को डिस्टर्ब करते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अगर कहीं कोई प्रकरण आता है, कोई व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो सरकार उसकी उत्तरदायी है, सरकार उसका जवाब देगी, सरकार उस पर निर्णय लेगी। न कि विपक्ष का और न कि मीडिया का ये काम है कि उस पर कोई निर्णय ले। अगर पुलिस ने कोई जैसे कार्रवाई करी, उस लड़की को 1:30 बजे रात को जलाया, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। अगर किसी अधिकारी द्वारा कोई गलत निर्णय लिया गया, अगर कोई गलत कार्रवाई हुई है, तो उस पर निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जहां सजग हैं, हर बिंदु पर नजर रखे हुए हैं। अगर कोई कार्रवाई करने के पहले ही आप निर्णय ले रहे हो और आप आदेश दे रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं है। मैं इसको बड़े निवेदन के साथ, बड़ा आग्रह के साथ ये आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर किसी अधिकारी द्वारा गलत कार्य या गलत कृत्य किया जा रहा है, तो आप इस पर सब्र रखिए। आप पत्रकार के कार्यक्रम में आए हैं और सरकार के एक मुख्य सदस्य के रूप में हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए किस आवाज उठाने की बात है उत्तर प्रदेश में आज के डेट में। आपने पिछली कई सरकारों को देखा है, बहुजन समाज पार्टी को भी देखा है, समाजवादी पार्टी को भी देखा है, उससे पहले कांग्रेस को भी देखा है। पत्रकारों के प्रति जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, जो माननीय मोदी जी और योगी जी के पास पत्रकारों के पास का सम्मान और सुरक्षा सुरक्षित है, मेरे देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि किसी अन्य सरकारों में आपकी सुरक्षा के प्रति कोई इतना संवेदनशील भी रहा हो। आज संवेदनशील कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, भारत में, पूरे भारत में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, संवेदनशील है और आपके प्रति बिल्कुल आपके प्रति रुचि रखे हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी सरकार जो है पत्रकारों के हित में है, पत्रकारों से लगातार बात कर रही, पत्रकारों के हित के लिए। अगर हम बात करें कोरोना काल में भी क्या कारण है? कारण है उसका, क्योंकि
इंतजार करने का और अपने को नहीं, अभी आपसे नहीं, जो आप बात है, आपकी मैं आवाज आप ही के के बात बात पे के जो जब कह आप रहे ही हैं। के बात का जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल हौसला रखना चाहिए, थोड़ा समय का सब्र भी रखना चाहिए। मैं कहीं सरकार से अलग पत्रकार को नहीं मानता और सरकार आपको अपने से अलग नहीं मानती। अगर कोरोना फाइटर अपने को मैं दे देता तो आपको भी दे देता। कोरोना फाइटर के रूप में अगर मैं अपने को प्रमाण पत्र लेता तो आपको भी दे देता। अगर मुझसे आप अपने को अलग समझते हैं तो कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके आपको कोरोना फाइटर की उपाधि दिलवा देता हूं और मैं निवेदन कर देता हूं। लेकिन मेरा मानना है कि आप सरकार के एक अंग हैं, आप अपने आप को चौथा स्तंभ मानते हैं, तो आपको इस तरह की बात करने का कोई हक नहीं है। मैं कोरोना फाइटर उसको करूंगा जो सदियों से शोषित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, आज मुख्य धारा में जुड़ा है और समाज के प्रति कार्य में रुचि लिया है। मैं उसको तरजीह दूंगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा। आप चौथे स्तंभ हैं, आप खुद भी कहते हो, मेरा भी मानना है। तो सरकार जब अपने आप को समतुल्य मानती है, तो अगर सरकार का कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोरोना फाइटर का अगर उपाधि लिया हो तो आपको भी मिलना चाहिए। कोरोना काल भी बीजेपी सरकार में आया है। बीजेपी सरकार ने ही कोरोना योद्धा घोषित किया है, पत्रकारों को आखिरकार क्यों नहीं किया? सफाई कर्मचारियों को घोषित कर दिया, डॉक्टरों को कर दिया। क्या पत्रकार घर में घुस करके जाके वीडियो नहीं बना के लेके आते हैं? आपको ताजी खबर नहीं देते पत्रकार? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हमने आपने सुनी, आपने सोचा, आप ये कह रहे हैं नहीं सुना। मैंने ये कहा कि जो शोषित पीड़ित लोग थे जिसको मुख्य धारा में लाया गया, लगातार पत्रकारों की और वो हत्याएं हो रही भी हैं, समाज के प्रति जागरूक हुआ लगातार है। पत्रकारों की समाज हत्याएं के- हो रही हैं। भाई साहब आप सुन नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुन नहीं पा रहे। उन लोगों को मैंने फाइटर घोषित किया जो आज तक समाज से कटे हुए थे। मैं समाज के प्रति सरकार कलर मानता हूं। अगर सरकार किसी मंत्री को, किसी विधायक को कोरोना फाइटर की उपाधि दी हो तो सभी पत्रकारों को कोरोना फाइटर के लिए मैं कल ही जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर सकता हूं। मंत्री जी एक सवाल और भी है, इसके पूर्व में कहीं भी दंगा होता था या कोई बवाल होता था, वह पत्रकारों को नहीं रोका जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने पत्रकारों को भी वहां जाने से रोक दिया। ऐसे क्यों? पत्रकारों के अधिकार को हनन क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल मैं इसके लिए, और मैं ही नहीं, हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी ये लिखकर पूछा है कि पत्रकारों को क्यों रोका गया, और सीबीआई की मांग में भी उन्होंने ये बहुत अहम मुद्दा रखा है कि वहां के प्रशासन द्वारा बिना मुख्यमंत्री की गैर जानकारी में वहां के पत्रकारों को क्यों रोका गया। ये आपके प्रश्न के पहले, विपक्ष के प्रश्न के पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने यह प्रश्न रखा है, और वो सारे लोग दंडित होंगे जिन्होंने मीडिया को वहां से जाने से रोका। उसकी जांच हो रही है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे दंडित होंगे। बताइए आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, अपने पूरे परिचय से। मैं सुनील चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति भारत। आज का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश इकाई के माध्यम से अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति उत्तर प्रदेश इकाई महिला विंग, जिसकी हमारी संयोजिका मनीषा सिंह चौहान है, ये आज का महिला पत्रकार परिचय सम्मेलन था। हम अपनी बहनों को अपना संदेश, जो हमारा कार्यक्रम है पत्रकार सुरक्षा कानून और पत्रकार जो चौथा स्तंभ है, इसकी जो है संविधान में पूर्णतः कानूनन इसकी व्यवस्था हो चौथे स्तंभ के रूप में, ताकि वो सभी अनुमन्य सुविधाएं जो अन्य तबकों को मिलती हैं वो हमारे तहसील, ग्रामीण और कस्बाई पत्रकार को भी मिलें। और जो एक फ़र्क है मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त का, उस खाई को हम पाटने का प्रयास करें। कोरोना के संक्रमण काल में जहां पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ा है, सबसे ज़्यादा जो शोषण हुआ है हमारे पत्रकार जगत का है।
सरकार ने कहीं भी किसी अपनी सुविधा में पत्रकार को, कोरोना योद्धा को रूप में नहीं मान्यता दी है, ना ही किसी बजट की, ना ही किसी कोष की कोई व्यवस्था की गई। तमाम पत्रकार संगठनों के चिल्लाने के बाद और बहुत कीर्ति लब्ध और प्रतिष्ठित पत्रकारों को अपनी जान गंवाने के बाद कहीं जाके थोड़ा बहुत सरकार के कानों पे जूं रेंगने का काम हुआ है। उसी चीज़ को लेकर के हम लोग अपनी बहनों के बीच में आए हैं, उनसे अनुरोध करने आए हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून क्यों ज़रूरी है। और ये जो चौथा स्तंभ की बात है, अभी मेरे से पहले भाई साहब ने बताया, अवस्थी जी ने, क्योंकि वो राज्य मुख्यालय पे बैठते हैं और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उनकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए हम पूर्व से लगभग 2 साल से हम उसी मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि पत्रकार जो चौथा स्तंभ है, इसकी भी कानून में, संविधान में व्यवस्था हो कि हम चौथा स्तंभ कैसे हैं और क्या हमारी संवैधानिक स्थिति है। संविधान के रूप में चौथे स्तंभ की कहीं कोई संविधान में न व्यवस्था है न मान्यता। ठीक, हम मैम बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? भैया 1 मिनट बस, 1 मिनट। सबसे पहले हम मैम बताइए आप अपने पूरे परिचय से जी, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आशा यादव अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मुझे खुशी है कि मैं पत्रकारों के लिए लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि हमारे पत्रकार साथियों को न्याय मिलना चाहिए। चौथा स्तंभ कहे जाने से काम नहीं होता, हमें चौथा स्तंभ मानना होगा, हमारे लिए कानून में अमेंडमेंट करने होंगे और हम लोगों को न्याय देना होगा। इसके लिए हम लोग पूर्ण प्रयासरत हैं और हम लोग तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि सरकार हमारी सुनेगी। तो उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और सभी पत्रकार साथियों को एकजुट होकर लेकर साथ चल रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगी सबकी जोर से तालियां हो जाएं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच प्रदेश के वरिष्ठ हमारे अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ये समिति रजिस्टर्ड हुई है। मैं इन सब का वेलकम करता हूँ और ख़ास तौर से सम्मानित हमको कर रहे हैं, हमको करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये हमारे प्रांगण में आए हैं। मैं यहाँ का यूनियन का अध्यक्ष हूँ और यूनियन के अंदर में हमारे और साथ ही इत्तेफाक देखिए क्या है, हमें तो आइडिया भी नहीं था। हमारी कल ही प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल जी से वार्ता हुई, उसमें हमने सुरक्षा कानून की बात की जो हमारी इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन में लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पत्रकार को ऐसे ही कोई घटना हो जाए उसकी सुनवाई हो, आम नागरिक की तरह हमारे साथ कोई व्यवहार सरकार या कोई भी न करे। आज कल मेरी जो वार्ता हुई उसमें भी हमने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात की थी पत्रकारों के लिए सहगल जी से, तो उन्होंने कहा कैसे क्या होगा, ये तो नेशनल का हमका नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने हमारे यूनियन के प्रस्ताव को एज इट इज मान लिया, उसको उस स्टेट में लागू कर दिया है। तो जब हमारी यूनियन का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार लागू कर सकती है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं? आज उसी पे हमको चाहे डिस्कशन में जाना है, उसी पर डिस्कशन होना है, वहाँ का जियो भी हमको देना है। और मैं ये सुरक्षा समिति देखिए इसका वेलकम इसलिए है कि सबसे कमजोर स्थिति में आज हमारा पत्रकार है, मीडिया। नेताओं के नजरों में हमारी क्या स्थिति है, ब्यूरोक्रेट्स की नजरों में हमारी क्या स्थिति है, और जनता की नजरों में हमारी जो इज्जत बची खुची थी, वो हाथरस की घटना पे ऐसे हमारा टीआरपी बढ़ाने का वो चला। वो कौन एक चैनल हम उसको देखते भी नहीं थे, उस चक्कर में हमको भी रिपब्लिक भारत देखना पड़ा कि उसकी टीआरपी इतनी ऊंची क्यों है। और उसी टीआरपी का कंपटीशन करने के लिए बड़े चैनल, बड़े शर्म की बात है, हमने तो उनके सारे ट्वीट्स में हमने उनको
उसका हमने विरोध किया है उनके इस, हमने कहा ये पत्रकारिता का अस्तित्व बचाने का समय है। आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया तो क्वेश्चन मार्क कभी न लगा है न कभी लगेगा। उसका कारण है हम आप जो लिखते हैं वो रिकॉर्डेड है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में आज दिख रहा है, 2 मिनट बाद क्या है, कहां से गायब हो गया, कोई रिकॉर्ड नहीं। इसलिए प्रिंट मीडिया का अस्तित्व कभी खतरे में न रहा है न रहेगा। इसकी उपयोगिता हमेशा रहेगी, क्योंकि इसमें जब हमारा पत्रकार लिखता है या हमारा संपादक संपादकीय लिखता है तो अपने विश्लेषण में वो सारी चीजें लेता है कि उस पर कोई सवालिया निशान न हो, उसको कोई किसी न्यायालय की परिधि में लाने का प्रयास न किया जाए और एक सार्वभौमिक हो, जो आम जनता के दिलों की आवाज हो, दिलों की बात हो, वो उसमें आनी चाहिए। हम उसमें जनता की संवेदनाएं उसमें जुड़ी रहनी चाहिए। हमको इससे बचना चाहिए कि हम किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्यों किसकी भी शिकायतें हैं। ऐसा नहीं, हमारे भाई एक तालाब में अगर एक मछली गंदी हो गई आ गई तो पूरा तालाब हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। और कुछ ही लोग हैं, अगर आप राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो 2-4 ऐसे पत्रकार होंगे जिनको करोड़ों की स्थिति में आप करोड़पति कह सकते हो। बस मुश्किल से 1% भी नहीं है। 10,000 से ज्यादा हमारी वेबसाइट है लखनऊ से जो रजिस्टर्ड है गूगल में। अब अनुमान लगा लीजिए कितना हमारा जर्नल स्पेस लखनऊ में खाली है। और अगर दिल्ली की बात करें वहां तो सैकड़ों में चलता है, इतने 100 करोड़ का फलाना है, एडिटर है, इतने 100 करोड़ का वो है, ठीक है। लेकिन बाकी कितने हैं? 99% जिनकी सैलरी न मिले, डेस्क पे हमारे सब एडिटर को सैलरी न मिले, हमारे रिपोर्टर को सैलरी न मिले, तो अपने बच्चे की फीस जमा करने में उसको छींके आ जाती हैं। ये हमने अपने जीवन में खुद झेला है, इसलिए मैं अपना अनुभव व्यक्त कर रहा हूँ। उस समय तो मीडिया का तो बहुत ठीक ठाक हालात थे। आज की स्थिति कोरोना काल के बाद जो हमारी इतनी बुरी स्थिति है, उससे हमको अपने साथियों की सुरक्षा करना चाहिए। जिनकी नौकरी जा रही है या गई है, ठीक है, कम वेतन पर हम चाहें अपने संस्थान में यहाँ जो भी जैसे हो एडजस्ट करें। और मेरा तो संकल्प रहा है, जब से हमने उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मानता प्राप्त संवाददाता समिति का सचिव का चुनाव जीता, हमारा पूरा प्रयास रहा, योगी जी की सरकार आई और हमारे पास चाहे जिस चैनल के साथी ने कहा हो, चाहे जिस अखबार के साथी ने कहा हो, हमने उसकी आर्थिक स्थिति में विज्ञापन दिलाने में बहुत अपना जितना प्रयास होना चाहिए हमने किया। उसमें लोगों ने सवालिया निशान भी खड़े किए कि ये कमीशनबाजी, ये वो दुनियादारी, लेकिन सांच को आंच नहीं आती कभी भी। हमने मदद की है। अब नवनीत सहगल दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष आशा यादव जी,